नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 2 के विषय में। इतिहास का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है नए राजा और उनके राज्य। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं कि क्या कुछ है इस अध्याय में खास हमारे जानने लायक। चलिए, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। दोस्तों, इन 3 लाइनों में यह बताया गया है कि जो 7वीं शताब्दी थी ना, उसमें बहुत सारे नए नए राजवंश आए और उन नए राजवंशों का उदय हुआ। यहाँ पर जो मानचित्र दिखाई दे रहा है, मानचित्र 1, इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में, यानी कि 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच के समय में शासन करने वाले सभी प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। हम एक कार्य करते हैं कि सबसे पहले हम इस मानचित्र को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, देखते हैं और जानते हैं कि वह कौन कौन से राजवंश हैं जिनका शासन 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में स्थापित था। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और अब हम उत्तर से शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यह है कश्मीर, यहाँ पर लिखा हुआ है सायस और ये है झेलम नदी। अब देखिए, ये है मुल्तान के अरब, यहाँ पर है व्यास नदी, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ को, यहाँ पर है चाहमान वंश का शासन, ये है मंसूर के अरब, ये है अनरटा, यहाँ पर है परमार वंश, ये है गुर्जर और प्रतिहार वंश, यहाँ पर है प्रयाग बनारस, यहाँ पर चंदेलों का शासन है, यह कन्नौज है, यहाँ पर आप देख रहे हैं गंगा नदी है, यमुना नदी है, ये चंबल नदी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये तिब्बत, ये नेपाल, ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ठीक है। यहाँ पर है कामरूप, पहाड़पुर, पाल। और अगर हम आगे बढ़ें तो ये नदियाँ आती हैं नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी, राष्ट्रकूट, मालखेद या मान्यखेत, पूर्वी चालुक्य, वेंगी, कलिंग, गंगा, उत्कल, चोल, चेर, पांड्यन। ये जो है परिवर्तनशील सीमाओं को दर्शाया गया है इस प्रकार से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। ये लिखा है मानचित्र में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमानों यानी चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? तो अवश्य ही कर सकते हैं। इसके लिए हमें मानचित्र की तुलना करने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो हेडिंग है जो हमें जाननी है वह है नए राजवंशों का उदय। चलिए जानते हैं। सातवीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। यहाँ पर यह बताया है दोस्तों कि जैसे जैसे 7वीं सदी आई तो 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न बड़े भागों में बड़े भूस्वामी यानी बड़े बड़ी ज़मीनों के मालिक लोग है ना, और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। इसके बाद आगे कहा है कि राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर
महामंडलेश्वर से तात्पर्य है पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ जिसका होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लेगा। दोस्तों, आगे जो हमने अभी पढ़ा उसमें हमने यह समझा कि ये जो सामंत लोग थे ना, राजा इनसे उम्मीद करते थे, इनसे उम्मीद लगाई जाती थी कि ये लोग राजा को या फिर उस क्षेत्र के स्वामी को उपहार देंगे, यानी उनके लिए उपहार लेकर के आएंगे और उनके दरबार में उपहार लेकर के हाजिरी लगाएंगे और इसके अलावा भी उन्हें यह सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। ऐसी इनसे उम्मीद लगाई जाती थी। और अधिक सत्ता और अधिक संपदा हासिल करने के लिए करने पर सामंत जो हैं वो अपने आप को महासामंत यानी कि महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी आदि घोषित कर दिया करते थे। इसके अलावा दोस्तों, कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह एक उदाहरण दक्कन में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे राष्ट्रकूटों का शासन दक्कन में राष्ट्रकूटों का यह उदाहरण है। शुरुआत में वो कर्नाटक के चालुक्य राजा जो थे उनके अधीन काम करते थे। कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के वो अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य की बात होगी कि उसमें एक राष्ट्रकूट प्रधान जो कि जिनका नाम है दंती दुर्ग, उन्होंने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ नाम का जो अनुष्ठान था, इसका तात्पर्य होता है सोने का गर्भ, है ना। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी, यानी जो यज्ञ करवा रहा, जो अनुष्ठान करवा रहा है, वह क्षत्रिय नहीं है जन्म से, इसके बाद भी क्षत्रिय का रूप में दोबारा वह क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मण्य और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। इसमें हमें कई उदाहरण ऐसे देखने को मिले हैं जहाँ पे जो व्यापारी, जो उद्यमी लोग थे, उनके भी जो पुरुष थे, उन्होंने भी अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य और कौशल का आगे चल करके इस्तेमाल किया। और यहाँ पे नाम आता है कदम्ब मयूर शर्मन का और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र का। ये दोनों ही ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ दिया और शस्त्र को अपना लिया, यानी इन्होंने भी वही अनुष्ठान करवाया होगा। और मयूर शर्मन जो थे, कदम्ब मयूर शर्मन, ये कर्नाटक के, और जो गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र थे, ये राजस्थान में इन्होंने अपने राज्य को सफलतापूर्वक स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राज्यों में प्रशासन। इससे पहले यह देख लेते हैं एक चित्र क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। इस चित्र को आप ध्यान से देख पा रहे होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्तीन और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। दोस्तों, ये जो राजा थे, नए राजा थे, इन्होंने, कईयों ने इन राजाओं में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज से तात्पर्य है राजाओं का भी राजा। और त्रिभुवन चक्रवर्तीन, त्रिभुवन चक्रवर्तीन से तात्पर्य है तीनों भुवनों का स्वामी।
और इस तरह की भारी भरकम उपाधियां धारण करने के बाद भी दोस्तों, अभी हमने जाना कि ये दावे करने के बावजूद भी इन्हें अपने सामंतों के साथ और अपने किसानों के साथ, व्यापारियों और ब्राह्मणों के साथ, इनके संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करनी पड़ती थी। आगे बढ़ते हैं। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। और दोस्तों, ये जितने भी राज्य थे, यहाँ पे जितने भी उत्पादक हुआ करते थे, जैसे कि किसान हो गए, यह कृषि करते हैं, खेती करते हैं और फसलों का उत्पादन करते हैं। पशुपालक हो गए, पशुओं से आप जानते हैं कि भिन्न प्रकार के मतलब दूध इत्यादि ये सब प्राप्त होता है ना। कारीगर जो हैं, उनसे एक संसाधन इन सब लोगों से इकट्ठे किए जाते थे और इनको हमेशा दोस्तों अपने उत्पादों का एक हिस्सा जो है वो त्यागने के लिए मना लिया जाता था, या फिर कोई नहीं मानता था तो उसे बाध्य किया जाता था कि वह मान जाए और अपना एक हिस्सा जो है वो त्याग दे। कभी कभी ये जो हिस्सा होता था इसको लगान मान करके भी वसूल लिया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था, उस भूमि का स्वामी होने का दावा करता था, और यह राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। इस बॉक्स को ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 400 कर। आइए जानते हैं कि इससे क्या तात्पर्य है। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी। वेट्टी जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख इसमें मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से तमिलनाडु में जो शासन करने वाले वंश थे, जैसे कि चोल वंश थे, उनके अभिलेखों में हमें अलग अलग प्रकार के किस्मों के करों के लिए 400 से भी ज़्यादा अलग अलग शब्दों के उपयोग मिलते हैं, सूचक शब्दों के, जो करों को बताते हैं। अब यह कर किन किन चीज़ों से पर लिए जाते थे, तो सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी। वेट्टी सबसे ज़्यादा उल्लेख में आया शब्द है कर के लिए, सूचक शब्द, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर अगर छाजन डालनी हो तो उस पर भी कर लगाया जाता था। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ना हो तो उसके लिए जो सीढ़ी का इस्तेमाल करते थे उस पर भी कर लगाया जाता था। इसके अलावा पारिवारिक की जो संपत्ति थी, पारिवारिक संपत्ति का जो उत्तराधिकार हासिल करने के लिए जो लगने वाले कर थे, वह भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, उनका उल्लेख है ना, तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। दोस्तों, ये जो संसाधन थे, ये राज्य की जो व्यवस्था होती थी उसका वित्तीय आधार बनते थे। आप जानते हैं कि किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए वहाँ की जो अर्थव्यवस्था होती है वह एक महत्वपूर्ण स्तंभ का कार्य करती है। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इनका इस्तेमाल होता था। संसाधन उन युद्धों को दोस्तों लड़ने में भी उपयोग में लाए जाते थे या इस्तेमाल उनका होता था जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा ज़मीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं यहाँ पर बनती थी। इसके अलावा अभी हमने यह देखा कि जो राजस्व वसूली होती थी उसके लिए पद अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, और ये जो नियुक्ति थी ये सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, जिनका लोगों में रुतबा हो, दबदबा हो, जिनकी बातें लोग बिना शिकायत के मान लें। और प्रायः यह वंशानुगत होती थी, क्योंकि मान लीजिए कि आज कोई अगर रुतबेदार व्यक्ति है तो उसी का जो पुत्र होगा वो आगे चलकर उसी पद पर कर वसूल करेगा।
सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इस अगली हेडिंग को जानते हैं जिसका शीर्षक यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। चलिए देखते हैं। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। प्रशस्तियाँ, इनमें ऐसे ब्यौरे होते थे दोस्तों जो बिल्कुल शब्द रूप में अगर देखें तो एकदम सत्य नहीं हो सकते थे, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें क्या बताती हैं, इससे हमें पता चलता है कि जो राजा थे, महाराजा थे, शासक लोग थे, वो खुद को किस तरीके से बताना चाहते थे। मिसाल के लिए यहाँ पे लिखा गया है शूरवीर और विजयी योद्धा के रूप में बताना चाहते थे। वह चाहते थे कि वह अपने आप को एक शूरवीर की भांति प्रदर्शित करें। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी सारी प्रशस्तियाँ और अक्सर प्रशासन में ये मदद करते थे। इस बॉक्स को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। हमने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है। आंध्र सैंधव यानी सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग यानी उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धाराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग बंगाल का एक हिस्सा, अनर्थ जो कि गुजरात का एक हिस्सा है, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुष्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं, राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। आप देख सकते हैं चित्र में, यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी होती है जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है। ये है वो मुहर, आप देख पा रहे हैं। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हम अब इन्होंने क्या क्या दिया यह जानते हैं। देखिए, बहुत ही रोचक है। हमने मिट्टी की मेढ़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज़, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पकी ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है। ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। उसमें कश्मीर में जिन्होंने शासन किया उसके बारे में बताया गया। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता था। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह
असाधारण ग्रंथ था, क्योंकि वह आलोचनात्मक रुख को बताता था। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। दोस्तों, मैं इस वाक्य को पुनः पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। अभी जब हमने मानचित्र देखा, मैप देखा था, तो उसमें हमने देखा था कन्नौज को। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हम देखेंगे, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में, यानी कि हम अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों जैसे कि ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। हम किसकी बात कर रहे हैं? महमूद की। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श लिया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान यानी कि चौहान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र देख सकते हैं। यह है चोल, नोलामावादी, वनवासी, गंगावादी, कोच्चि, उरैयूर, मदुरई, पांड्यन, गंगईकोंड चोलपुरम, थंजावुर, वेंगी, दक्षिण कलिंग, काकतीय, और यह है तुंगभद्रा नदी। उम्मीद है आप देख पा रहे हैं। उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। आप समझिएगा, कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमा लिया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदिनी देवी का एक मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है,
1985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला, यह अगली हेडिंग है। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दोस्तों ध्यान से देखिए, गंगईकोंड चोलपुरम का यह मंदिर, छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करने के लिए कहा जा रहा है। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है उन्हें भी देखने के लिए कहा जा रहा है ना। यह मंदिर किसी अजूबे और आश्चर्य की तरह है ना। अभी हमने जो पढ़ा उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। चोल मंदिर जो है वह अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली जो बस्तियां थी उसके केंद्र बन जाते थे और ये मुख्य रूप से शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। दोस्तों ये मंदिर जो शासक हुआ करते थे और जो अन्य लोग होते थे उनके द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे, क्योंकि इनको भूमियाँ दे दी गई थी और इस भूमि की उपज जो थी वो उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में ही खर्च होती थी दोस्तों, जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे। उनमें पुरोहित आते थे, मालाकार आते थे, बावर्ची आते थे, मेहतर आते थे, संगीतकार, नर्तक आदि भी आते थे। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे दोस्तों, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में दोस्तों गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती है, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई थी। मानचित्र 2 को देखने के लिए कहा जा रहा है, गौर करने के लिए कहा जा रहा है कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है, यानी नमी उपलब्ध करवाता है। आर्द्रता से तात्पर्य नमी से। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई थी। दोस्तों कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। यह जो आप मूर्ति देख रहे हैं, कांस्य प्रतिमा, आप ध्यान से देखिए, यह एक चोल कांस्य प्रतिमा है। कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर करने वाली बात है। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी, यह जानने के लिए हम अध्याय 6 जब देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। इस चित्र को ध्यान से देखिए दोस्तों। 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु का एक जलद्वार है। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके ही जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित करने और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे देख पा रहे हैं। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना ज़रूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थीं। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए।
कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रखना है कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम, संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई है। इसके बाद अगली हेडिंग है साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता है और तमिल बोलने वाले जो समूह हैं वो तमिलनाडु हो गए। आगे बढ़ते हैं। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंदवेलन, जिसका अर्थ होता है 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार यानी कि प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। यहाँ पर भूमि के प्रकार दिए गए हैं। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। देखते हैं। वेल्लन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि है। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान या तिरुनमट्टुकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। और यह है पल्लिचंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थीं। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अब पढ़ते हैं इस बॉक्स में दी गई जानकारी। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक यह उद्धरण है। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतीहर मजदूर रहते थे।
चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे ज़मीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पाँव फटने से पहले तगड़े पुलाया का बहुवचन है को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोज़ाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यह और एक बॉक्स है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तांग वंश के युग का चीन। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक यानी 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप इसकी लिंक ज़रूर अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों और सहपाठियों के साथ में साझा करें। और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।